प्यारे बच्चों, जोहार। मैं लक्ष्मी नारायण पॉल उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई में विज्ञान का शिक्षक हूँ और आज हम लोग विज्ञान विषय में जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट परख के अंतर्गत उड़ान तैयारी उड़ान की में मॉडल प्रश्न पत्र 5 का सेक्शन डी का प्रश्न पत्र बनाएंगे। एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। सेक्शन डी में पहला प्रश्न है 47 का है, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा दीजिए। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता पड़ेगी? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम लोग देखेंगे कि हम लोग निकट की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। निकट की वस्तु स्पष्ट देख पाएंगे, परंतु दूर की वस्तु का स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसे व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष से नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। यानी दृष्टि पटल यदि यहाँ है, जिसको रेटिना कहते हैं, रेटिना के ठीक सामने बनेगा। रेटिना पर न बनकर जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के सामने बनता है। ऐसा क्यों होता है? इस दोष के उत्पन्न होने के कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं। फोर्टी 47 का बी है, कोई वस्तु किसी अवतल लेंस के वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखी गई है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाएं। किरण आरेख बनाना है जिसमें जो वस्तु है वो फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है, तो इसकी फोकस दूरी सी से परे बनेगा। सी से कहां बनेगा? ऐसा क्यों हो रहा है? सी से परे बनेगा और बड़ा बनेगा। इस प्रकार हम लोग किरण आरेख देखेंगे। यदि वस्तु को फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी सी के बीच में रखेंगे तो सी से परे यहां पर बनेगा चित्र। अगला प्रश्न है 48 का एक, बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्यों? उत्तर में हम लोग देखते हैं, बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने का उद्देश्य उसमें प्रयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाना। उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। अगर बल्ब में निष्क्रिय गैस न भरे तो फिलामेंट हवा में मौजूद ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बना देगा और यह ऑक्साइड विद्युत का कुचालक होता है, जिससे विद्युत धारा का चालन नहीं होगा और प्रकाश मिलना बंद हो जाएगा। इसके अलावा यह ऑक्साइड भंगुर भी होती है, जिससे फिलामेंट टूटकर गिर जाएगा। इसलिए हम लोग बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। सेक्शन डी के 48 नंबर का बी नंबर प्रश्न, 15 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत है। प्रतिबिंब का स्थान एवं आकार ज्ञात करें। प्रतिबिंब का स्थान और आकार ज्ञात करना है। प्रतिबिंब का स्थान और उसका आकार। फोकस दूरी दिया हुआ अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है -15 सेंटीमीटर। लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसे हम लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। बिंब की
दूरी दी हुई है, बिंब की ऊंचाई दी हुई है, प्रतिबिंब का स्थान और आकार ज्ञात करें। लेंस के सूत्र के अनुसार इस प्रकार हम लिखेंगे, और यहां पर फोकस दूरी बिंब की दूरी 30 हो जाएगी। दोनों का लघुत्तम समावर्तक लेंगे, कुछ इस प्रकार आएगा। 30 को 15 से भाग देंगे तो 2, और 30 को 30 से भाग देंगे तो 1। इस प्रकार -3/30। दोनों को काटेंगे, आएगा 10 सेंटीमीटर। 10। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वह -10 सेंटीमीटर होगी। प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करेंगे। आवर्धन बराबर होता है h1/h, इसे v/uv, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई भी लिख सकते हैं। बिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है, v का मान 10 सेंटीमीटर और u का मान -30 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम देखेंगे h1 तो काटेंगे, 3 आएगा। h1 गुना 3/4 और h1 4/3। इन दोनों को काटेंगे, भाग देंगे तो आएगा 1.33 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी 1.33 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है 49। निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। खनिज, अयस्क, निस्तापन, जारन, गैंग। खनिज भूपरपट्टी में पाए जाने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ या चट्टान जिनमें अधिक मात्रा में मूल्यवान पदार्थ या धातु उपस्थित होते हैं खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा है, अभ्रक है, कोयला आदि। अयस्क जिन खनिजों से सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च में धातु निकाला जा सके अयस्क कहलाता है, जैसे बॉक्साइट, हेमेटाइट, इसके अलावा सिनेबार इत्यादि। निस्तापन अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति या वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जारन वायु की अधिकता में सल्फाइड अयस्कों को गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करके उनके ऑक्साइड्स में बदलने की प्रक्रिया को जारन या भर्जन कहते हैं। भर्जन को ही जारन कहते हैं। गैंग अयस्क की उपस्थिति में अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थों को गैंग कहते हैं, जैसे मिट्टी है, कंकड़, रेत, पत्थर आदि। अगला प्रश्न देखते हैं 50। IUPAC नाम लिखें। रसायन में IUPAC नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंतर्गत हम रासायनिक नाम भी लिखते हैं। HCOOH जिसे कहते हैं मीथेनोइक अम्ल। HCHO मीथेनल। C3H5Cl यहाँ 3 कार्बन है, इसीलिए क्लोरोप्रोपेन। इस प्रकार लिखेंगे क्लोरोप्रोपेन। C2H5 कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है और इसमें अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए एथेनॉल। CH3CO CH3 इसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा है, इसलिए प्रोपेनॉन। इस प्रकार हम लोग यूपीएफ नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर। मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए। दोहरा परिसंचरण तंत्र, यहाँ पर दोहरा परिसंचरण तंत्र कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारा यहाँ पे हृदय है, यहाँ फेफड़ा है और यहाँ पे शरीर का अंग है,
तो हृदय से एक बार फेफड़े में जाता है शुद्ध होने के लिए रुधिर, शुद्ध होकर के फिर हृदय में आता है, हृदय से शरीर का अंग में जाता है शुद्ध रुधिर, और अशुद्ध रुधिर फिर हृदय में आता है। तो यहाँ पे रक्त का परिसंचरण 2 बार हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा दायां निलय से जो रुधिर है, अशुद्ध रुधिर, वो फेफड़े में गया फुफ्फुस में, वहां पे शुद्ध हुआ, शुद्ध रुधिर फुफ्फुस से सिरा होते हुए बायां आलिंद में आ जाता है हृदय का। अब बायां आलिंद से शुद्ध रक्त बायां निलय में जाता है, और बायां निलय से शुद्ध रक्त महाधमनी होता है संपूर्ण शरीर में चला जाता है, और संपूर्ण शरीर में उसका फिर प्रयोग होता है। उसके बाद वह उसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो था वो अशुद्ध हो जाता है, CO2 मिल जाता है उस रुधिर में, और वह अशुद्ध हो जाता है और वह दायां आलिंद में आ जाता है। इस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रुधिर का 2 बार परिसंचरण हो रहा है हृदय से होते हुए, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हमारा हृदय 4 कोष्ठक बताया, यह ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में रुधिर 2 बार हृदय से गुजरता है। एक बार रुधिर से हृदय से फेफड़ा, एक बार रुधिर हृदय से फेफड़ा और फेफड़े से वापस हृदय में आता है। दूसरी बार रुधिर हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचता, वापस हृदय में आता है, इसलिए मानव परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यह व्यवस्था शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। हमारे शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः यह व्यवस्था हमारे लिए आवश्यक है। हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अत्यधिक ऊर्जा हमें तभी मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भोजन का विखंडन होगा। तो भोजन का ज्यादा से ज्यादा विखंडन किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे 52 नंबर, एक आदर पुष्प के नामांकित चित्र को बनाएं। यहाँ पे पुष्प का चित्र बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे पुष्प में 2 जनन भाग मुख्यतः होता है, एक पुंकेसर नर जनन भाग और स्त्री केसर जो मादा जनन भाग, यही 2 मुख्य होता है। पुंकेसर में परागकोश और तंतु होता है। पुंकेसर में परागकोश जिसमें परागकण होते हैं और एक तंतु होता है, इसे पुंकेसर कहते हैं। और दूसरा है स्त्री केसर। स्त्री केसर में इस प्रकार की संरचना होगी, जिसमें वर्तिका और अंडाशय होता है। इस प्रकार हम चित्र बना सकें। उसके अलावा जो जनन में भाग नहीं लेता है, जिसको पुष्प का गौण भाग कहते हैं, जिसमें पंखुड़ी आ जाएगा जो रंगीन होता है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और उसके नीचे हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना होती है, जिसको बाह्य दल बोलते हैं। ये पुष्प का गौण भाग कहलाते हैं, ये जनन में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुष्प का चित्र को आसानी से हम लोग बना सकते हैं। आशा आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।